फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज 95% ऑफ बी, जो ए है वो बी का 95% है, ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब 100 में से, यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पे ए है, ये बी है, बी को मैं क्या करता हूँ 100 मान लेता हूँ। अगर बी 100 है तो ए कितना है 95, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब 100 में से, तो ए 95 है कब, जब बी 100 है। तो फिर आगे क्या बोला हुआ है, तो ए का कितने प्रतिशत बी है, तो अब बी बताना है। किसके साथ कंपेयर करना है, ए के साथ। तो पूछा क्या है, बी की वैल्यू हमने कितनी मानी हुई है 100, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, ए के साथ, यानी 95। और देखिए आप चारों ऑप्शन प्रतिशत में है, परसेंटेज में है, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 100, ठीक है। 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 0, 19 पंजे 95, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, 20 को 100 से गुना करूंगा 2000, और नीचे क्या है 19, ठीक है। तो 2000 को 19 से भाग करेंगे, 19 एक 19, फिर 0, 19 पंजे 95, 5 जो है रिमाइंडर बचेगा डिनोमिनेटर में, नीचे क्या आ गया 19। तो 105 सही, 5/19%। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है। तो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जिस पे खरीदा गया है, और अंकित मूल्य मार्क प्राइस, ठीक है ना। तो कितना अधिक है 25%। तो मैं मान लेता हूं हमारा जो लागत मूल्य है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो 25% अधिक है, यानी ये मार्क प्राइस कितना हो गया हमारा 125, ठीक है। आगे क्या बोला है, कितने प्रतिशत पर इसे अंकित मूल्य, कंपैरिजन किसके साथ है, अंकित मूल्य के साथ, कितने प्रतिशत पर इसे अंकित मूल्य से कम पर बेचा जाना चाहिए जिससे न कोई लाभ हो और न ही कोई हानि। देखिए, ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, इसके लिए क्या जरूरी है, जो हमारा विक्रय मूल्य है यानी सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हमने माना हुआ है 100, तो सेलिंग प्राइस भी हमारा क्या रहेगा 100, ठीक है। अब दूसरी लाइन थी उसको दोबारा पढ़ेंगे, कितने प्रतिशत पर इसे अंकित मूल्य से कम पे बेचा जाना चाहिए जिसे न कोई लाभ हो न कोई हानि। अब देखिए, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन है आपस में, कि मार्क प्राइस को कितने कम में बेचा जाना चाहिए। मार्क प्राइस कितना 125, उसको कितने कम में बेचा जाना चाहिए -25, यानी 100 पे बेचेंगे तो कितना हो गया -25, ठीक है। तो 25 कंपैरिजन किसके साथ है, मार्क प्राइस के साथ, तो डिनोमिनेटर में 125 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 पंजे 125, फिर 5 से 20, तो हमारा आंसर क्या आ गया 20%। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइम। ए क्या है, कितने दिन में काम पूरा करता है 25 दिन में, और बी कितने दिन में काम पूरा करता है 30 दिन में, ठीक है। वे ए से शुरू करके वैकल्पिक आधार पर काम करते हैं और ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए इस पैटर्न का पालन करते हैं। देखिए, जो टाइम दिया हुआ है 25 दिन और 30 दिन, मैं इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेता हूँ। एलसीएम आएगा 150, ठीक है। तो टोटल काम हमारा कितना है 150, और अगर मैं यूनिट टाइम निकालूं, यूनिट टाइम मतलब यूनिट टाइम में कितना काम करते हैं, अगर दिन की बात है तो एक दिन में ए कितना काम करता है, तो यूनिट टाइम वो किसके इक्वल होता है, टोटल टाइम बाय टोटल वर्क बाय टाइम, यानी 150/100,
25, ये कितना आ जाएगा 6 यूनिट। ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। और बी कैसे निकालेंगे, 150/30 यानी 5 यूनिट। तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट। अब आगे देखते हैं, ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए इस पैटर्न का पालन करते हैं। कौन सा, वैकल्पिक, यानी अल्टरनेट डे पे वो काम करते हैं। और शुरू किससे करते हैं, ए से, यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी और पांचवें दिन ए। ठीक है, और काम कितना है, ए ने एक दिन में कितना काम किया, 6, बी ने 5, ए ने 6, बी ने 5, ए ने 6, कितना आ गया 11 दूनी 22 और 6 28, यानी 5 दिनों में उन्होंने कितना काम कर लिया, 28 यूनिट। 28 यूनिट को मैं यहाँ से घटा देता हूँ, तो मेरे पास कितना यूनिट काम बचा, 122 यूनिट। फिर क्या बोल रहा है, ए ने तो काम छोड़ दिया, फिर ए काम छोड़ देता है और बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए हमें निकालना है टाइम, टाइम कौन सा, कि बी क्या है, शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो शेष काम हमारा कितना है, 122। ठीक है, कर कौन रहा है, बी, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तो मान लीजिए वो पॉइंट ए पे है, ठीक है, और पॉइंट बी पे वो जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है, तो ए से बी की दूरी है 120 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके लिए जो उसकी स्पीड है वो क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर क्या है, अगले 100 किलोमीटर की यात्रा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। अब वो क्या करता है, बी से सी की तरफ जाता है, और टोटल डिस्टेंस अब कितनी है, बी से सी 100 किलोमीटर। ठीक है, और क्या स्पीड थी उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या है, और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब वो क्या करता है, सी से दोबारा ए पे आ जाता है। ठीक है, तब उसकी स्पीड कितनी थी, 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें निकालना है औसत यानी एवरेज। ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, अब देखिए ए से बी तक कितना किलोमीटर की दूरी है, 120 किलोमीटर। बी से सी कितना है, 100 किलोमीटर। सी से ए तक वापस कितना हो गया, देख ए से सी तक आने में कितना किलोमीटर तय हुआ, 220, तो जाने में भी कितना होगा, 220। ठीक है, ऊपर तो आ गया टोटल डिस्टेंस, नीचे आएगा टोटल टाइम। अब देखिए ए से बी तक कितना टाइम लगेगा, 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय होती है, तो 120 किलोमीटर की कितनी देर में होगी, 1.5 घंटा, यानी 1.5 आवर। प्लस बी से सी की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 100 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में होएगी, 1 घंटे में 40, 2 घंटे में 80, और 100 में कितना 20 और ऐड करेंगे, यानी आधा घंटा और लगेगा। तो बी से सी तक जाने में कितने घंटे लगे, 2.5 घंटे। ठीक है, ये सीधी सीधी कैलकुलेशन थी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब थोड़ा सा अलग है, सी से ए तक जाने में कितना समय लगेगा, समय कैसे निकालेंगे,
डिस्टेंस कितनी है 220 बटे स्पीड 75, ठीक है ना। इससे पहले मैंने ये दो वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, ये इजी थी। इस पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो काट लीजिए, कितने 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 15 पंजे 75, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ऊपर क्या है 120 और 100 220, 220 और 220 440, नीचे क्या है 1.5 और 2.5 कितना होता है 4 प्लस 44 बटे 15। डिनोमिनेटर वाली टर्म का एलसीएम लूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आएगा 15 एलसीएम आ गया, 60 प्लस 44, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 440, 15 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ गया 60 प्लस 44 104। देखिए अब मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंटों में मतलब टिप के ऊपर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी समय नहीं लगता इनको सोल्व करने में। तो अब मैं इसको कैंसिल करूँगा, देखिए किस पे कटता है, 2 पे काट देता हूँ मैं इसको, 220 52, 4 पे कट जाएगा 13, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो 55 गुणा 15 कितना होता है 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 7 82, यानी 825 बटे 13, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 13 छिक 78, 13 तिये 39, यानी 63 पॉइंट समथिंग, यानी जो ऑप्शन फर्स्ट है 63.46 किलोमीटर पर हावर, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन जो पहला है वो सही आंसर है। 5वां क्वेश्चन है, 8 आदमी एक काम को 45 दिन में करते हैं और 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो देखिए 8 आदमी यानी 8 मैन पावर इनटू टाइम किसके इक्वल होता है टोटल वर्क के। तो 8 आदमी गुना 45 किसके इक्वल है, जितना ये 8 आदमी काम करते हैं उतने ही 8 महिलाएं करती हैं, यानी 8 फीमेल, क्योंकि दोनों की संख्या सेम है, लेकिन टाइम क्या है अलग है, महिलाएं 18 दिन में काम कर लेती हैं, ठीक है। तो दोनों से 8 कैंसिल हो जाएगा, मेल जो फीमेल है मेल के डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और यहाँ 9 से कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, तो ये आ जाएगा 2/5, यानी मेल एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, फीमेल एक दिन में 5 यूनिट काम करती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगी, यानी 5 मेल प्लस 8 फीमेल, ठीक है ना, ये मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। काम कितना है, या तो इसको काम मान लीजिए 8m गुना 45 या फिर 8f गुना 18, इसको आप टोटल वर्क मान लीजिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा 8m प्लस 8f किसके इक्वल है। मेल एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, यानी पुरुष 2 यूनिट और फीमेल कितना करती है 5 यूनिट। यहाँ पे रखिए आप 5 गुना मेल कितना है 2 यूनिट और 8 गुना 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 यूनिट। तो यानी जब 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलके काम करेंगी तो 50 यूनिट काम एक दिन में हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, 50 काम एक दिन में हो जाएगा। टोटल काम कितना है, या तो आप लेफ्ट साइड ले लीजिए या राइट साइड ले लीजिए। टोटल काम कैसे आएगा 8m इंटू 45, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 8 गुना 2, m की वैल्यू 2 है, इंटू 45, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क को डिवाइड कीजिए यूनिट वर्क से, वो कितना है 50, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा टोटल टाइम, तो 5 पे कैंसिल, 5 नहीं 45,
10, 2 पे 5, तो ये आ जाएगा 9×8 = 72 72 बाई 5। इसको सोल्व करेंगे तो 14×5 = 70, 2 रिमाइंडर हो गया, तो 14 सही 2/5। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6⁻25 प्लस 6⁻26 फिर पावर 27 और फिर 6⁻28 ये किस नंबर से विभाज्य है, ठीक है ना, किससे ये भाग हो जाएगा। तो आप देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 625 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बचा, 625 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1, और यहाँ से क्या बचा, 6⁻26 था तो 25 मैंने कॉमन लिया तो 6⁻1 बचा, ठीक है। यहाँ पे 27 था तो 6⁻2 बचा, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्या है, 6⁻3, ठीक है। ये जो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो 6⁻25 अंदर क्या है 1 प्लस 6⁻1 कितना होता है 6, प्लस 6⁻2 कितना होता है 36, प्लस 6⁻3 कितना होता है 216, 216। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 36 और 16 कितने होते हैं 252 हो जाएंगे। 216 प्लस 36 252, और 6 258, और 1 259, यानी 6⁻25 इंटू 259। तो पूछा गया था ये नंबर किससे भाग होगा। तो आप देखिए मल्टीप्लिकेशन में 259 है तो ये आराम से 259 से भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन है दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तालिका एक परीक्षा में इतिहास और भूगोल में यानी हिस्ट्री और जियोग्राफी में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण किया गया है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100, हिस्ट्री के भी 100 स्टूडेंट हैं और जियोग्राफी के भी, ठीक है। तो पूछा क्या है, तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। एग्रीगेट मार्क्स पूछे हैं, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स कितने हैं 50, ठीक है ना। टोटल मार्क्स है 50 और हमें कितने चाहिए 20% से कम। तो 50 का 20% कितना होता है 10 मार्क्स। तो वे छात्र जिनके मार्क्स 10 से कम हैं, यानी मान लीजिए x स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से कम है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम टेबल में देखेंगे कि कितने छात्र हैं जिनके 10 मार्क्स से कम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप 10 नंबर और 10 से ऊपर मार्क्स कितनों ने लिए हैं, किस टेबल में देखना है, किस रो में देखना है, एग्रीगेट वाले में, ठीक है ना, क्योंकि हमसे एग्रीगेट पूछा है यानी एवरेज औसत पूछा है, ठीक है ना, औसत वाली एग्रीगेट वाली में। तो आप देखोगे 87 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने या तो 10 नंबर लिए या फिर 10 से ऊपर नंबर लिए। टोटल स्टूडेंट कितने थे 100, 87 बच्चों ने कितने मार्क्स लिए, या तो 10 लिए या 10 से ऊपर लिए, बचे कितने 13 स्टूडेंट। 13 स्टूडेंट वो थे जिनके मार्क्स किससे कम आए 10 से, ठीक है, और यही हमें निकालना था। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सकेंद्रिक वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। एक सर्कल ये बना लेता हूं मैं, ठीक है, और दूसरा सर्कल इसके अंदर, ठीक। और ये जो रेडियस है बड़े सर्कल की 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, और छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं पॉइंट लिख देता हूँ, ये सेंटर O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो AO की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, BO की वैल्यू कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।
तो मान लीजिए ये मैंने वो लाइन खींच दी, यहाँ से ड्रॉ की मैंने ये लाइन, ये वाली लाइन का नाम मैंने रखा सी और डी। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, सी और डी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सी पॉइंट और ओ पॉइंट को मिला लेता हूँ। तो ओ सी क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। ये ओ पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है 10, ये वैल्यू कितनी है 6। हमें ए सी फाइंड आउट करनी है। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है ना, सेंटर से जो लाइन लगाएंगे हम टेंजेंट पे तो वो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम से तो हमें ए सी निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ सी के स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए सी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से क्या रहेगी, ओ सी का स्क्वायर कितना होता है, ओ सी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस ए ओ की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर करूँगा 36। और ये अंडर रूट कहाँ से आया, क्योंकि ए सी के ऊपर स्क्वायर था। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा 100 माइनस 36 64 आ जाएगा। तो अंडर रूट 64 किसके इक्वल होता है 8 के। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई, ए सी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है, ए सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, हमें निकालनी है सी डी। सी डी क्या रहेगी, डबल हो जाएगा इसका। ठीक है ना, जिस तरह से हमने ए सी की वैल्यू 8 निकाली है, अगर मैं ए डी निकालूं तो वो भी 8 रहेगी। ठीक है, और दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा सी डी। तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1, कोस ए माइनस बी किसके इक्वल है, हाफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए साइन की जो वैल्यू दी है ए प्लस बी वो 1 दी गई है, और साइन 1 जो है कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री हो। साइन 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 और कोस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाफ। तो ये दोनों वैल्यू मैं स्टेटमेंट में जो कोस की वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग पुट करता हूँ। तो साइन ए प्लस बी था, तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू आई 90 डिग्री। और कोस वाले पार्ट में ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई है 60 डिग्री। ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ तो बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, एक ए और एक ए 2 ए, और 90 प्लस 60 किसके इक्वल होता है 150 के। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई 75 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 मीटर लंबी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 900 मीटर प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने में वो कितना समय लेगी। देखिए ये एक ट्रेन है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन, राइट। और ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, ट्रेन की लंबाई 900 और प्लेटफॉर्म की लंबाई 900 मीटर। ठीक है, जब ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच जाएगी, मान लीजिए ट्रेन का आगे का हिस्सा है ए और पीछे का हिस्सा उसको मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, और प्लेटफॉर्म का फर्स्ट आगे का है सी और एंड का है डी। देखिए सी और ए मान लीजिए अभी ट्रेन जस्ट प्लेटफॉर्म के बिल्कुल ए पॉइंट सी पॉइंट पे है, तो ए और सी दोनों बराबर हैं। ट्रेन जब इसको क्रॉस कर लेगी तो ट्रेन को क्रॉस किया हुआ कब मानेंगे, जब ए पॉइंट जो है बी पॉइंट जो है वो डी पे पहुंच जाएगा, यानी तभी तो ये ट्रेन हम कहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई। तो जब इसने क्रॉस किया था टोटल कितना दूरी तय किया, 900 ट्रेन की दूरी थी और 900 क्या थी प्लेटफॉर्म की, यानी टोटल डिस्टेंस कवर कितनी की 1800 मीटर। ठीक है, हमें चाल कितनी दी गई है, हमें जो चाल दी गई है वो है 108 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इसको अगर मैं 108 को अगर मैं 5/18 से गुना करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो 18 छिके 108 यानी मेरे पास आ गया 30 मीटर पर सेकंड, यानी 30 मीटर की दूरी में 1 सेकंड वो ट्रेन समय लेती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 1800। तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ 60 से गुना कर देता हूँ। तो
60 गुना 30 यानी 1800। तो 1800 मीटर की दूरी वो कितने समय में तय करेगी? 60 सेकंड में। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर। देखिए हमें ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम गिवन वैल्यू का स्क्वायर करें तो 7b का स्क्वायर क्या रहेगा? 49b स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में यहाँ पे 16b है, 16b स्क्वायर है। तो 16b स्क्वायर है तो 7b की जगह हमें क्या करना पड़ेगा जिससे 16b स्क्वायर आए? तो 7b की जगह हमें करना पड़ेगा 4b, ठीक है। वैल्यू क्या गिवन है? 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7। हमें इस 7 की जगह 4 करना है, तो मैं क्या करूँगा, 7 को हटाने के लिए 7 से डिवाइड करूँगा और 4 लेके आने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यानी 4/7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? 4/7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 4b माइनस, फिर इस 4/7 को 1/4b से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1/7b और इक्वल के बाद क्या है राइट हैंड साइड में 7। तो 4/7 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या? 4। तो जो न्यू गिवन वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यानी 4b माइनस 1/7b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16b स्क्वायर प्लस 1/7b का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/49b स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ 4b इंटू 1/7b, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये जो टर्म है इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये तो वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक है। यानी ये रहेगी 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से b कैंसिल, 2 इंटू 4 8, 8/7 माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी 16 प्लस 8/7। तो 16 सत्ते 112, अगर मैं एलसीएम लूँगा, प्लस 8 डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, तो कितना हो गया? 112 प्लस 8 120/7, ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एंगल C इक्वल है एंगल Z के और AC बराबर है XZ के, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? देखिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ABC, दूसरी है XYZ। गिवन क्या है? एंगल C बराबर है एंगल Z के, एंगल C बराबर है एंगल Z के, ठीक है। फिर क्या है? AC साइड बराबर है XZ के। तो दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है? सर्वांगसम, यानी एक जैसी है। इसके लिए क्या रूल है? तो सर्वांगसम का एक रूल होता है SAS, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड के बीच का एंगल और दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो एक साइड तो क्या है? ये वाली AC बराबर है XZ, एंगल बराबर हो ही गया कि एंगल C बराबर है एंगल Z के। जो दूसरी साइड होगी यानी साइड BC किसके इक्वल होनी चाहिए? YZ के। तो ऑप्शन सेकंड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में PAB एक छेदक है यानी सिकेंट है और PT क्या है? P से वृत्त की एक स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट है। PT की वैल्यू गिवन है, PA की वैल्यू गिवन है और AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए ज्योमेट्री में ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला है कि PT का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? PA, ठीक है, इंटू PB, राइट। तो PT का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, PA की वैल्यू 6 है और PB की वैल्यू क्या है? देखिए PB की वैल्यू 6 प्लस X, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? 64 के। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 36 प्लस 6 को x के साथ गुना करूंगा 6x,
ये 36 जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या बचा 6x। तो 64 माइनस 36 कितना आ गया 28। 28 बराबर है 6x के, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28/6, काट दीजिए 2 पे, 14/3। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार निम्नलिखित 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है, 3 खरीदे 4 मुफ्त पाए। एक तो ये छूट देता है, ये स्कीम दे रहा है, ठीक है ना, और एक दूसरी क्या है 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए। तो पहली जो छूट दे रहा है वो क्या दे रहा है 3 खरीदे 4 मुफ्त पाए। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, टोटल वस्तुएं कितनी होगी 3 खरीदिए 4 मुफ्त पाए, तो टोटल कितनी होगी 7। 7 के ऊपर कितनी फ्री दे दी उसने 4, तो 4 वस्तुएं दी उसने जबकि टोटल वस्तुएं 7 थी, तो ये हो गया डिस्काउंट 1। दूसरा क्या है 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, तो टोटल कितनी वस्तुएं 11 और 6 वो मुफ्त में दे रहा है, ये दूसरा डिस्काउंट हो गया। तो हमसे पूछा है अधिकतम छूट किसकी है, यानी D1 की वैल्यू ज़्यादा है या D2 की। तो 4/7 और 6/11 में कौन ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं 7 और 11 का एलसीएम कितना आएगा 77, ठीक है। 77 कैसे करेंगे 4/7 को हम क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 से डिवाइड, इससे क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर में 77 आ जाएगा। और 6/11 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या हो रहा है 11 चौक 44, 44/77 और यहाँ पे 42/77, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो ऊपर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वही वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो 44 वैल्यू किस में थी D1 में, तो हमारी जो पहली छूट है D1 यानी 4/7 ये हमारा सही आंसर है। तो ये कौन सी वैल्यू है ए है ना, ए के अंदर दी गई है। तो 1 2 3 4 4 ऑप्शन में ए कहाँ दिया हुआ है पहले में, तो ये हमारा आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बार चार्ट एक फर्म की सकल राशि यानी ग्रोस अमाउंट, ठीक है, ग्रोस अमाउंट जो खाली है इस तरह से, और टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, टोटल कॉस्ट जिसके अंदर लाइनें लगी हुई है इस तरह से, इसको दिखाता है, ठीक है। तो ग्रोस अमाउंट क्या होती है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ग्रोस अमाउंट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना, ये हो जाएगी हमारी ग्रोस अमाउंट, ठीक है। तो पूछा क्या है 25% का लाभ कमाने के लिए, 25% का लाभ कमाने के लिए 2019 और 20 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रही हो, ठीक है। तो जो 2019-20 क्या है ये वाला, तो 2019-20 में ये जो वैल्यू है अगर आपको नहीं दिख रही मैं बता देता हूँ, ये वैल्यू है 6500, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है 7500, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 6500, ठीक है, और प्रॉफिट कितना चाहिए हमें 25%। देखिए जो वैल्यू होती है हम अपने आप में 100% होती है, तो 100% कितना है 6500 और 25% और प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा ग्रोस अमाउंट। तो ग्रोस अमाउंट कितनी हो जाएगी, ग्रोस अमाउंट हो जाएगी 6500 गुना 125% यानी 125/100, 25 से भाग करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, फिर इसको 4 से भाग करेंगे 16 चौक 64 और 25 यानी 1625 और गुना 5, ये कितना आ जाएगा 5 5 25, 5 दूनी 10 11, 5 6 30 31, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 1, 5 1 5 और 3 8 यानी 8125, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो 4 है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 10,000 पर 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 4 वर्षों में 5% साधारण ब्याज पे मिलता है। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, एक ये ऊपर वाली है एक नीचे वाली है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट में ब्याज बराबर है, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है ना। दोनों ही स्टेटमेंट में ब्याज बराबर है तो दोनों स्टेटमेंट को मैं बराबर ले सकता हूँ।
अब आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट का मैं ब्याज निकालता हूँ, मूलधन यानी 10,000, मूलधन गुना दर कितनी है 4%, समय हमें निकालना है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, और दूसरी स्टेटमेंट का भी ब्याज बराबर है तो दूसरी स्टेटमेंट को मैं पहली स्टेटमेंट के इक्वल रख सकता हूँ। तो दूसरी स्टेटमेंट का मूलधन कितना है 8,000, दर कितनी है 5%, और समय कितना है 4 वर्ष, डिनोमिनेटर में कितना आ गया 100, 100 से 100 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 वर्ष। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में करते हैं। तो देखिए एक मैन, एक बॉय, एक वुमेन काम को, यहाँ पे टोटल टाइम है, मैन काम को 10 दिन में कर लेता है, बॉय 15 दिन में करता है, और वुमेन कितने दिन में 30 दिन में। तो तीनों का क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा तीनों का 30, 30 क्या आ गया हमारा वर्क, टोटल वर्क। तो मैन अगर 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में वो कितना करेगा 30/10 यानी 3 यूनिट। बॉय अगर 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 30/15 यानी 2 यूनिट। और वुमेन 30 दिन में 30 यूनिट काम करती है तो वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है। मैन, बॉय और वुमेन एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 + 2 5, 5 और 1 6, यानी तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। हमसे पूछा है कि अगर वो तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अब देखिए टोटल काम कितना है 30 यूनिट, और वो तीनों एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क बटे एक दिन में किया गया काम यानी 6 यूनिट। तो 6 पंजा 30, 5 दिन। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस थीटा की वैल्यू दी गई है, कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। कोस थीटा की ये जो वैल्यू होती है ये कब होती है, जब कोस 30 डिग्री हो। ठीक है, कोस 30 किसके इक्वल होता है √3/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा की जगह टेंजेंट 30 का स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू तो दी हुई है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है 1/√3, इसका स्क्वायर गुना √3/2 का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y की वैल्यू दी गई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कुछ नहीं है, ये x और y की वैल्यू स्टेटमेंट में पुट कर दीजिए। जैसे 3x की वैल्यू कितनी है -4 का क्यूब प्लस 5x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -1 प्लस 12x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 7 y की वैल्यू -1 का क्यूब। ठीक है, तो देखिए 4 का क्यूब करेंगे, -4 का क्यूब कितना होता है -64। ठीक है, -64 और 64 को 3 से करेंगे 192, -192। अब यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर 16, 16 को -1 से करेंगे माइनस का 16, माइनस के 16 को 5 से करेंगे माइनस का 80। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 1 को -4 से करूँगा माइनस का 4, माइनस के 4 को 12 से गुना करूँगा तो माइनस का 48। अब लास्ट में -1 का क्यूब, -1 को 7 से करूँगा माइनस का 7। तो तीनों को ऐड जब करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए 192 और 80 कितने होते हैं 272 और 48 320, और 320 और 7 327, और सबके आगे माइनस है तो माइनस का। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 संख्याएं ये वाली अनुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी है, 39/117, ठीक है, इज इक्वल टू 17/y, ये दिया हुआ है, ये रेशियो में है। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, 39 दिए
117, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, राइट हैंड साइड में 17 गुना 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज, रेडियस क्या दी हुई है हमें, रेडियस हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर और हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखिए वॉल्यूम यानी आयतन, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 4.2 का क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये बोला हुआ है कि 22/7 रखिए, इंटू 4.2 का 3 टाइम यानी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, जो कटता है काट दीजिए, 7 एकम 7, फिर ये 4.2 कटेगा तो 0.6, फिर 3 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 0.2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 4.2 और यहाँ पे 4.2, तो इनको हम डायरेक्ट मतलब कि गुना नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए 4.2 ना 3 पे डिवाइड होता है, डिवाइड होके कितना आएगा 1.4, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 4.2 है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये पूरी जो हमारा जो आंसर आएगा वो किससे डिवाइड होगा 9 से, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी संख्या 9 से डिवाइड होती हो तो उस संख्या के जो डिजिट होते हैं उनका जोड़ भी 9 से डिवाइड होगा, हमेशा याद रखना ये रूल है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, इसके जो डिजिट हैं 2 और 7 कितने होते हैं 9, 9 और 8 कितने होते हैं 17, 17 और 2 कितने होते हैं 19, 19 और 3 कितने होते हैं 22, 22 और 4 कितने होते हैं 26, 26 जो है वो 9 से भाग नहीं होता, और हमारा आंसर क्या है 9 से भाग हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 भी 9 से भाग नहीं होता, तो ऑप्शन जो दूसरा है वो भी गलत है। तीसरा ऑप्शन में देखिए 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28, 28 और 4 32, 32 भी 9 से भाग नहीं होता, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर क्या हुआ फोर्थ, लेकिन ये भी चेक करते हैं, 3 और 1 4, 4 और 0 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, यानी जो 18 है वो तो 9 से भाग होता है, 2 आएगा। ठीक है ना, तो 9 से भाग होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो 4 है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की भी वैल्यू गिवन है, और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर किसके इक्वल आता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना, तो हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है 16, 16 का स्क्वेयर, और ये जो टर्म है इसकी वैल्यू दी गई है 90 प्लस, और यहाँ पे जो वैल्यू है यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 16 का जो स्क्वायर होता है 256 होता है, और ये जो 90 है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या बचा ट्वाइस ऑफ ये जो वैल्यू जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 256 माइनस 90 कितना होता है 266। ठीक है, और ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और बचा क्या यहाँ पे राइट हैंड साइड में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, सॉरी 166, 266 नहीं 166, 2 से कैंसिल करेंगे 8 3, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 83, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, डिनोमिनेटर में कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 दी गई है, तो कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये कैसे होगी हिट एंड ट्रायल मेथड से, 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है 1 के। तो करना क्या है, पहले पुट कीजिए थीटा बराबर है 0, अगर जैसे ही मैं 0 रखता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये टर्म क्या हो जाएगी 1, तो ऊपर क्या आ गया माइनस का 1, डिनोमिनेटर में क्या है कोस थीटा वाली टर्म 1 और साइन थीटा वाली 0, डिनोमिनेटर में 1, और राइट हैंड साइड में क्या था 1, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो 0 तो हम पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1, 1 की 3 के साथ गुना करूंगा तो 3,
और कोस थीटा तो 0 होता है, तो ऊपर तो 3 आ गया, नीचे क्या है, कोस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, 3/1 3 और राइट हैंड साइड में क्या है 1, तो ये भी गलत है, 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो अब जो तीसरी वैल्यू है वो है 45। ठीक है, ये जो तीसरी वैल्यू है 45 पे साइन 45 और कोस 45 दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो हमारी स्टेटमेंट में आप देख सकते हो, जब मैं एंगल 45 ले रहा हूँ, जब मैं एंगल 45 ले रहा हूँ, ये 45 ले रहा हूँ, तो साइन और कोस इक्वल हो जाएगा, तो 3 साइन माइनस कोस किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि मैंने इसको भी साइन मान लिया। ठीक है, और कोस थीटा माने को मैं क्या मान रहा हूँ, ये भी साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा और साइन थीटा ट्वाइस साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में 1 है, साइन से साइन 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि थीटा की वैल्यू 45। अब हमें थीटा की वैल्यू पता चल चुकी है, हमें निकालना क्या था, कोटेंजेंट थीटा, तो कोटेंजेंट थीटा निकालना था, तो थीटा की वैल्यू 45 रखी है, तो कोटेंजेंट 45, ये कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट 45 की वैल्यू निकालनी है, ये क्या आ गई 1। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। हमेशा आप शुरू में 0 पुट कीजिए, फिर 90, फिर 45। ठीक है, जिससे आंसर आता हो पहले उसी से आंसर कीजिए। ठीक है ना, अगर आप वैसे सोल्व करोगे तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक पर क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये है एक ट्रैक, इसकी टोटल दूरी है, लंबाई जो है 200 मीटर है। ठीक है, तो इस पॉइंट से यानी ए पॉइंट से सोनी और मोनी दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सोनी की चाल कितनी है भाई, वो है 18 किलोमीटर पर हावर, उसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, उसके लिए 5/18 से आप गुना कर दीजिए, 18 से 18 कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 5 मीटर पर सेकंड की उसकी चाल आ गई। यानी जो सोनी है वो 5 मीटर 1 सेकंड में दौड़ती है। मोनी को देखिए उसकी चाल कितनी है 24, इसको 5/18 से गुना करेंगे तो 6×3 = 18, 6 चौक 24, तो इसकी चाल आ गई 20/3 मीटर पर सेकंड। अब जो सोनी है 5 मीटर 1 सेकंड में दौड़ती है, और टोटल चक्कर कितना है, पूरा चक्कर 200 मीटर का है, तो 200 मीटर दौड़ने के लिए इसको कितना समय लगेगा, 5 मीटर को कितने से गुना करें, 40 से, यहाँ से भी 40 से, तो यानी 200 मीटर, यानी 5 × 40, 200 मीटर को सोनी कितने सेकंड में पूरा करेगी, 40 सेकंड में। और मोनी को कितना समय लगेगा, 20/3 मीटर की दूरी वो 1 सेकंड में करती है, तो 200/20/3 यानी वो टोटल समय कितना लेगी, 30 सेकंड। ठीक है, अब आपके पास जो दो धावक थे उनका समय है कि वो एक चक्कर 30 सेकंड और 40 सेकंड में पूरा करते हैं। अब आपको समय निकालना है कि वे प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 40 का और 30 का एलसीएम होता है 120, तो 120 सेकंड बाद वे दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ऑप्शन जो पहला है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नंबर को डिवाइड करना है 266 से और पूछा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी 265 4081 प्लस 9, डिनोमिनेटर में क्या है 266। अब देखिए 266 को अगर मैं 265 से डिवाइड करूं तो हर बार कितना रिमाइंडर बच रहा है, -1, और कितनी बार बचेगा, जितनी उसकी पावर है, प्लस 9 को 266 से डिवाइड करूंगा, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 9। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, यही पूछा था, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा मिल नहीं रहा है, तो इसको और सोल्व करना पड़ेगा। -1 को ओड बार रिपीट किया गया, आप देखिए 4081 क्या है, एक ओड नंबर है, जब -1 को ओड बार रिपीट करेंगे तो आंसर हमें ओड में मिलेगा, मतलब माइनस में मिलेगा, -1 प्लस 9 पहले से था, तो -1 + 9 किसके इक्वल आ गया, 8 के, तो 8 क्या है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया।